कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में आपने सुना ही होगा। क्या यह सिद्धांत मानव और मानवीय समाज पर भी लागू होता है? समाज में असमानता और बलिदान की विडंबना अक्सर गरीबों के हिस्से में आती है। कैसे? जानना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग की मूल स्वीडिश कहानी अननेचुरल सिलेक्शन की हिंदी प्रस्तुति कुदरत और खानदानी लोग। जमींदार ने जीवन के गुलाम शीर्षक की किताब पढ़ी तो थी, लेकिन उसे ये किताब एक रत्ती भी अच्छी नहीं लगी। किताब में लिखा था कि अभिजात्य वर्ग के बच्चों को अगर नीची जातियों की मां का दूध न मिले तो उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। उसने डार्विन को भी पढ़ा था, लेकिन वो उसकी बातों को अपने चश्मे से देखता था। वो कहता था कि डार्विन का मानना था कि ऊंचे खानदान के बच्चे ही मानव की सभी जातियों के बच्चों से बेहतर होते हैं। लेकिन जब आनुवांशिकता के सिद्धांत के बारे में सोचता तो उसका मन घृणा से भर जाता। उसे ये सोचकर ही उबकाई आने लगती थी कि ऊंचे खानदान के लोग अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए नीची जाति की महिलाओं को रखते थे। उसका मानना था कि इस अपवित्र दूध को पीने से जमींदारों के बच्चों में भी वही सब पिछड़े, गंदे और असभ्य विचार और गुण पैदा हो जाएंगे जो नीच जाति के लोगों में होते हैं। अपनी इन्हीं मान्यताओं के कारण जमींदार ने निर्णय ले लिया था कि उसकी पत्नी ही उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। अगर उसको दूध नहीं उतरेगा तो बच्चे को बोतल का दूध दिया जाएगा। वो कहता था बच्चे को गाय का दूध पीने का पूरा अधिकार है। आखिर गाय उन्हीं का दिया हुआ भूसा और चारा तो खाती है। अगर गाय को ये सब न मिले तो उसका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। पत्नी के गर्भवती होते ही वो चिंतित हो गया था। उसकी खुद की आमदनी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन पत्नी खाते पीते घर की थी। उस समय के कानून के अनुसार जमींदार को पत्नी की जायदाद से तभी कुछ मिल पाता जब उसका कोई वंशज होता। खैर, जमींदार का समय पर बच्चा पैदा हुआ। उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बच्चा बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त था, लेकिन पता यह चला कि उसके खून में कुछ कमी है। बच्चे की मां भी बहुत सुंदर और परी जैसे लगने वाली महिला थी। उसका लालन पालन भी बहुत अच्छी तरह हुआ था। उसने हमेशा अमीरों वाली खुराक ली थी। सर्द गर्म से बचने के लिए उसके पास हमेशा पर्याप्त कपड़े रहते थे। इस तरह की परवरिश से वो देखने से ही काफी ऊंचे खानदान की औरत दिखाई देती थी। उसने बच्चे की देखभाल खुद शुरू की। जमींदार सोच रहा था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो किसी नीचे वर्ग की महिला की सेवाएं क्यों ली जाएं? बिना बात का एहसान लेने का क्या मतलब है? वो सोचता था कि किताबों में जो कुछ लिखा है इसमें कोई सच्चाई नहीं। बच्चा मां का दूध तो पी रहा था, पर रात में खूब रोता था। अब बच्चे तो रोते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन बच्चा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी हड्डियां निकल आईं। डॉक्टर साहब को बुलाया गया। उसने जमींदार से अकेले में बात की। उसने बताया कि अगर उनकी पत्नी ही बच्चे को दूध पिलाती रही तो बच्चे का बचना कठिन हो जाएगा। उसका कहना था कि एक तो मां खुद ही कमजोर हो गई है और ऊपर से तनाव में भी है। उसने ये भी बताया कि जमींदार की पत्नी का दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है। डॉक्टर ने जमींदार की पत्नी के दूध की जांच करवाई और फिर बताया कि अगर बच्चे के लिए दूध की और कोई व्यवस्था नहीं की गई तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे को जिंदा रखना है तो उसके खाने पीने की कुछ और व्यवस्था करनी होगी। जमींदार चिंतित था। अब क्या किया जाए? बच्चे को तो किसी भी हालत में बचाना है। बोतल का दूध दिया जाए या किसी धाय मां का इंतजाम किया जाए? धाय मां का तो सवाल ही नहीं होता। बोतल का दूध, हाँ, यह ठीक रहेगा। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि बेहतर यही होगा कि किसी महिला का दूध ही बच्चे को पिलाया जाए। तुरंत ही एक बेहतरीन डच गाय खरीदी गई। इस गाय को अपनी खूबियों की वजह से पूरे जिले में सोने का मेडल मिला था। उसे बढ़िया घास पात और चारा दिया जाने लगा।
डॉक्टर ने गाय के दूध की भी जांच करवाई और सब कुछ अच्छा ही पाया। जमींदार सोच रहा था कि चीजें हमेशा आसान होती हैं, हम ही जबरदस्ती उन्हें पेचीदा बना देते हैं। इस बारे में तो पहले ही सोच लिया जाना चाहिए था। धाय माँ की जरूरत ही क्या है? दिन भर अंट संट बकती रहेगी, शिकायत करती रहेगी, खा खा कर उस पर चर्बी ही चढ़ेगी और तो कुछ होगा नहीं। और इस बात की भी क्या गारंटी कि उसे कोई छूत की बीमारी ना हो? लेकिन जमींदार का सुपुत्र लगातार कमजोर ही होता चला गया। अब तो वो दिन रात रोता ही रहता था। हो सकता था कि उसके पेट में भी दर्द रहता हो। एक नई गाय लाई गई, उसके भी दूध की जांच हुई। उसके दूध में औषधीय गुणों वाला कार्लबार्ट का पानी भी मिलाया गया, लेकिन बच्चे का रोना लगातार जारी रहा। डॉक्टर ने अपनी बात दोहराई, धाय मां को रखने के सिवाय अब और कोई चारा नहीं है। जमींदार ने कहा, नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। किसी बच्चे का हक छीनकर दूसरे बच्चे को दे देना तो अच्छी बात नहीं है। ये कुदरत के नियम के भी खिलाफ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे आनुवांशिकता पर भी तो खतरा आ जाएगा। जब जमींदार अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक की बात कर रहा था तो डॉक्टर ने उसे समझाया। उन्होंने कहा कि अगर प्रकृति को उसके हिसाब से काम करने दिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सारे ऊंचे खानदान के लोग, मंत्री, जमींदार निसंतान ही मर जाएंगे। उनकी जमींदारी को राजा हड़प लेगा। मानव सभ्यता ने प्रकृति के साथ बेवकूफाना संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं किया है। अब इस लड़ाई में मनुष्य की तो पिटाई होनी ही है। जमींदार के बच्चे का भाग्य अब निश्चित हो गया था। बच्चे की मां और गाय का दूध उसे माफिक नहीं आ रहा था, और बच्चे को अगर जिंदा रखना था तो या तो किसी दूसरी औरत का दूध खरीदना था या चोरी किया जाना था। यही समाज का नियम भी है। ऊंची जाति वालों को सुरक्षित रखने के लिए समाज के सबसे निचले वर्ग के अधिकार तो छीनने ही पड़ते हैं। जमींदार और डॉक्टर के बीच बातचीत शुरू हुई। जमींदार ने कहा, क्या किसी महिला के दूध को खरीदना चोरी माना जाएगा? डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल। बात यह है कि जिस धन से यह दूध खरीदा जाएगा वो तो श्रम से पैदा हुआ है। किसकी मेहनत है? लोगों की। जमींदार तो मेहनत करते ही नहीं। जमींदार ने कहा, तुम तो मुझे समाजवादी लग रहे हो भाई। डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, मैं डार्विन को मानता हूं। हालांकि अगर आप डार्विन को भी समाजवादी कहते तो वो इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। जमींदार अपनी बात पर अड़ा हुआ था। कुछ भी हो, खरीदारी को तो चोरी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर भी अपनी बात पर जमा हुआ था। लेकिन अगर कोई उस धन से कुछ खरीदेगा जिसे उसने खुद न कमाया हो तो उसे तो भाई चोरी ही माना जाएगा। जमींदार ने इस पर कुढ़ते हुए कहा, तब तो सभी डॉक्टर भी चोर हुए? डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर तो भाई सच ही बोलेगा। आपको तो याद ही होगा, एक चोर ने भी पछताते हुए इस सच को स्वीकार किया था कि वो चोरी करता है। सच बोलना किसी वर्ग या जाति विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। बातचीत यहीं पर समाप्त हो गई। जमींदार ने इस संबंध में एक प्रसिद्ध प्रोफेसर से भी बात की। प्रोफेसर ने तो उसे सीधे सीधे कातिल ही घोषित कर दिया। प्रोफेसर का कहना था कि धाय की सेवाएं न लेकर वो बच्चे की जान ही ले लेगा। जमींदार को अपनी पत्नी को मनाना पड़ा। उसने अपनी सभी पुरानी दलीलें वापस ले लें और केवल एक ही बात पर जोर दिया। वो बात थी बच्चे का प्यार। सवाल अब यह था कि धाय मां को कहां से लाया जाए। शहर में तो किसी महिला पर विश्वास करना ठीक नहीं था। जमींदार का मानना था कि सब भ्रष्ट हो गए हैं। किसी गांव से मां बनी कुंवारी लड़की को लाना ही ठीक रहेगा। इस बात पर जमींदार की पत्नी भड़क गई। उसका कहना था कि जो भी लड़की इस तरह से मां बनी है वो अच्छी लड़की तो नहीं होगी। हो सकता है उसका दूध पीकर जमींदार की बेटे में कुछ बुरी आदतें पैदा हो जाएं। डॉक्टर ने बताया कि लगभग सभी धाय मां कुंवारी लड़कियां हैं। अगर उनका बच्चा इस मां से लड़कियों की तरफ आकर्षित होने का गुण लेकर पैदा होगा तो यह तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। इस तरह की प्रवृत्तियों को तो बढ़ावा ही दिया जाना चाहिए। ये भी सबको स्वीकार कर लेना होगा कि किसी किसान की बीवी तो दूध पिलाने वाली मां बनने को तैयार
नहीं होगी। और फिर जिस किसान के पास अपनी जमीन है वो क्यों अपने बच्चों और पत्नी से दूर रहेगा? जमींदार ने कहा, मान लो अगर एक ऐसी लड़की की शादी किसी किसान से कराई गई हो। डॉक्टर का कहना था, इसका मतलब तो यह है कि 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी बच्चे वाली कुंवारी मां के लिए पति ढूंढ लिया जाए तब? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, ये बात तो कुछ जच रही है। जमींदार ऐसी ही एक लड़की अन्ना को जानता था जो कुंवारी थी और 3 महीने पहले ही मां बनी थी। इस लड़की से जमींदार के संबंध थे और वो गुपचुप तरीके से उससे मिलता भी था। इस कुंवारी लड़की के बच्चे के साथ कुछ लोग उसका नाम भी जोड़ते थे। जमींदार खुद उस लड़की के पास गया और उसने इस विषय में उससे बात की। उसने उस लड़की से कहा कि अगर वो उसके बताए एक आदमी से शादी कर लेगी तो वो उसे कुछ खेत दे देगा। उस आदमी का नाम एंडर्स था और वो फार्म में खेतीहर मजदूर की तरह काम करता था। जमींदार ने यह भी शर्त रखी कि उस लड़की को उसके घर में आकर रहना पड़ेगा और उसके लड़के को दूध पिलाना पड़ेगा। उस लड़की के लिए कुंवारी मां का लांछन जिंदगी भर झेलने से तो अच्छा यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही था। तो तुरंत इस बात पर रजामंदी हो गई कि अगले इतवार को यह शादी हो जाएगी और उसके बाद एंडर्स 2 महीने के लिए अपने गांव चला जाएगा। जमींदार कुंवारी लड़की के बेटे को जब भी देखता था तो एक अजीब सी जलन उसके मन में पैदा हो जाती थी। वो लड़का स्वस्थ, मजबूत और खुश दिखाई देता था। वो सुंदर तो नहीं था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि परिवार को आगे बढ़ाने में वो सक्षम होगा। इस लड़के का जन्म तो जिंदा रहने के लिए हुआ था, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जब इस लड़के को अनाथालय भेजा गया तब अन्ना बहुत रोई, लेकिन फार्म में अन्ना की देखभाल बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, इसलिए उसे कुछ राहत भी मिली थी। उसे स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन समय पर उसी के कमरे में मिल जाता था। उसके लिए एक घोड़ा गाड़ी भी तैयार कर दी गई थी और वो जब भी घूमने जाना चाहती थी वो जा सकती थी। खाली समय में वो अपनी पसंद की किताबें भी पढ़ती थी। अपनी जिंदगी में उसे कभी भी इतना ऐश व आराम नहीं मिला था। 2 महीने बाद ही एंडर्स वापस लौट आया। उसने भी इस दौरान खाने पीने और आराम करने के अलावा और कुछ नहीं किया था। उसने अन्ना को दिए गए खेत संभाल लिए, लेकिन वो अन्ना को भी अपने पास रखना चाहता था। वो आखिर उसकी बीवी थी। क्या वो किसी दिन उससे आकर नहीं मिल सकती थी? लेकिन जमींदार ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसका कहना था कि इस तरह की बेहूदी बातें उसे पसंद नहीं है। इन परिस्थितियों में परेशान अन्ना कमजोर हो रही थी। जमींदार का बच्चा अब फिर से रोने लगा था। डॉक्टर से सलाह ली गई तो उसने कहा कि अन्ना को उसके पति के पास जाने दिया जाए। जमींदार ने चिंता दिखाई, कहीं इससे बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद जमींदार ने आदेश दिया कि पहले एंडर्स के स्वास्थ्य की जांच कर ली जाए। एंडर्स को कुछ भेड़ें दी गईं और उसकी जांच भी की गई। अन्ना को अपने पति के पास जाने की इजाजत मिल गई। जमींदार के बच्चे का रोना भी बंद हो गया। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अन्ना के बेटे की अनाथालय में डिप्थीरिया से मौत हो गई। अन्ना पर दुखों का पहाड़ सा गिर पड़ा और वो बुरी तरह से टूट गई। जमींदार के बच्चे का रोना फिर से शुरू हो गया। अन्ना को वापस एंडर्स के पास भेज दिया गया और एक नई धाय मां की नियुक्ति हो गई। एंडर्स खुश था कि उसकी पत्नी वापस आ गई है, लेकिन अब तक अन्ना की आदतें बिगड़ चुकी थी। वो अब साधारण कॉफी नहीं पी रही थी और महंगी कॉफी का खर्च एंडर्स उठा नहीं सकता था। हफ्ते में 6 दिन मछली खाने की स्थिति में भी अब वो नहीं थे। वो खेतों में कोई काम करने लायक भी नहीं रही थी। धीरे धीरे उनके लिए जीवन यापन कठिन होता जा रहा था। अनुबंध के आधार पर एंडर्स को 1 साल में ही खेत खाली करने थे, लेकिन जमींदार ने दया की और उसे फार्म में रहने की इजाजत दे दी। उससे कहा गया कि वो इन खेतों का किराया भरता रहे। अन्ना अब जमींदार के घर पर काम कर रही थी। उसे जमींदार का बेटा अक्सर दिखाई दे जाता था, लेकिन वो अन्ना को नहीं पहचानता था।
ये वही बच्चा था जिसे उसने अपना दूध पिलाया था। उसे जिंदा रखने के लिए उसे अपने बच्चे का बलिदान करना पड़ा था। लेकिन ये यादें कुछ ही समय रहीं। अन्ना ने बाद में कई लड़कों को जन्म दिया। ये लड़के बड़े होकर फार्म में मजदूरी का काम करने लगे। उसका एक लड़का तो किसी अपराध के आरोप में जेल भी गया। अब जमींदार भी बूढ़ा हो गया था। वो उस दिन का व्यग्रता से इंतजार कर रहा था जब उसका बेटा शादी करेगा और उसका पोता पैदा होगा। अपना बेटा भी जमींदार को मजबूत और ताकतवर नहीं दिखाई देता था। उसे अपने उस बेटे की भी याद आती थी जिसकी मौत डिप्थीरिया से अनाथालय में हुई थी। अगर वो जिंदा होता तो उसकी जायदाद को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता। जमींदार ने जिंदगी के गुलाम नाम की किताब को एक बार फिर से पढ़ा। उसको अब इस बात पर पक्का यकीन हो गया था कि समाज का तथाकथित उच्च वर्ग दलित वर्ग की दया के कारण ही बचा हुआ है। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को भी जमींदार ने दोबारा पढ़ा। उसे समझ आ गया था कि समाज और मानव के संबंध में यह सिद्धांत अप्राकृतिक है। डॉक्टर, वैज्ञानिक और समाजवादी कुछ भी कहें, सच्चाई यही है कि समाज में हमेशा एंडर्स, अन्ना और उसके बेटे को ही अन्याय सहना पड़ता है। कुदरत और खानदानी लोग। अभी आपने ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग की स्वीडिश कहानी अननेचुरल सिलेक्शन की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।